हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो भाई, पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक फिशिबल सॉल्यूशन निकाला था और अलग अलग मेथड से हमने फाइंड आउट करा था। मेथड नंबर 1 हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड था, मेथड नंबर 2 हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था और मेथड नंबर 3 था वोल्गल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ये तीन मेथड से हमने स्टेप नंबर 1 निकालना सीखा कि किस तरीके से हम बेसिक फिशिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। और मैंने कहा था इससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है वो जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम होगी, और हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा। आओ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूं एक पूरा क्वेश्चन किस तरीके से करा जाएगा, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट किस तरीके से करा जाएगा। सबसे पहले मैं मेथड नंबर 2 से स्टार्ट कराऊंगा आपको, जिसका नाम है आपके पास मेथड नंबर 2 हमारा क्या है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये वाला मेथड है। अब देखो, हमारा स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया था। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने ये एलोकेशन कर दिया कि भैया फैक्ट्री 1 से डिपार्टमेंट ए के पास 250 यूनिट जाएगी, फैक्ट्री 1 से डिपार्टमेंट बी के पास 50 यूनिट जाएगी, फैक्ट्री 2 से डिपार्टमेंट बी के पास 300 यूनिट जाएगी। इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेप नंबर 1 हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज से हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। अच्छा, ये जो कॉस्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जरूरी नहीं है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है। हम ऑप्टिमिलिटी का टेस्ट करेंगे, ये पिछली क्लास में बोलता कि हम ऑप्टिमिलिटी देखेंगे तब पता चलेगा मिनिमम है या नहीं है। तो आओ दोस्तों, स्टेप नंबर 2 किस तरीके से करा जाएगा वो देखते हैं। देखो, मेथड नंबर 2 की बात कर रहा हूं पहले मैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। फुल फ्लैच क्वेश्चन, फुल फ्लैच क्वेश्चन कर रहे हैं हम मेथड नंबर 2 से। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में हमने निकाला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या निकाला दोस्त, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हम पिछली क्लास में निकाल चुके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डन इन प्रीवियस क्लास, डन इन प्रीवियस क्लास। पिछली क्लास में हम निकाल चुके हैं, ऊपर दे रखा है, आप वहां से निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 निकालना है टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी। अब सबसे पहले इसको निकाला कैसे जाए, तो दोस्तों सबसे पहले तो वो कॉपी करो ऊपर का जो हमने अभी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था। ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरे शोरूम हो गए ए बी सी और डी। ये फैक्ट्री होगी 1 और 2 और 3। मैंने सप्लाई थे मेरे पास, और ये मेरी डिमांड। सप्लाई याद है मुझे, ये थी 300, 400 और 500। ये था 250, 350, 400 और 200। ये हमारी डिमांड और वो हमारी सप्लाई। अब इसका अंदर का देख लेते हैं, अंदर क्या क्या था, 3 4 2 1, 3 4 2 1। फोटो इन्हें खींच लूं, 3 4 2 1 था, 5 7 4 3, तो क्लिक कर लिया मैंने। 5 7 4 3
फिर है 9 10 8 10, 9 10 8 10, फिर ये एक यहाँ पर है 250, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 300, यहाँ पर 200। याद आ रहा है कैसे करा था ये? यस सर, नॉर्थ साइड से स्टार्ट करा था एलोकेशन करना, बस काटते गए, जो नॉर्थ होगा उसका करते रहेंगे। इस तरीके से हमने ये स्टार्ट करा। अब स्टेप नंबर 2 हमें टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी करना है। ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था। अब टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी में कैसे करा जाएगा, ध्यान सुनना। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ढूंढनी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो यहाँ लिखेंगे हेयर नंबर्स ऑफ रो, जिसको आज के बाद हम छोटे एम से नोट करेंगे, ठीक है। नंबर्स ऑफ रो कितना है और हेयर नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं। नंबर्स ऑफ रो कितने हैं और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं। तो नंबर्स ऑफ रो आपके पास है 1 2 3 और नंबर्स ऑफ कॉलम आपके पास 1 2 3 4। तो इसको एम से नोट करेंगे रो को और कॉलम को एन से नोट करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। अब दोस्तों जो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल वो बराबर होना चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। अगर ये बराबर है तो हम कहेंगे जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजनरेटेड सोल्यूशन है। क्या मतलब हुआ, मतलब समझाऊंगा, पहले बताओ। एलोकेटेड सेल किसे कहते हैं? एलोकेटेड सेल वो सेल होते हैं जहां पर ये वो सेल होते हैं जिस में एलोकेशन किया गया है, जिसमें एलोकेशन किया गया है, जैसे कि दिस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट में 2 बार करा, फैक्ट्री भी नहीं हो चाहिए। ये है एलोकेटेड सेल। ये क्या होते हैं, हमारे एलोकेटेड सेल होते हैं। तो इनको गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो एलोकेटेड सेल हमारे पास 6 है। एम नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पे, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4 और -1, 4 5 6 7 -1 6, तो 6 बराबर 6 आ गया। अगर नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल m प्लस n माइनस 1 के बराबर आ जाता है, देन द सोल्यूशन इज अ नॉन डीजनरेट। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेटेड वन। जो सोल्यूशन होगा हमारा डीजनरेटेड नहीं रहेगा। क्या मतलब होता है डीजनरेटेड का? देखो, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट का मतलब क्या है, इधर मैं स्टेप लिख देता हूं। इफ नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल अगर बराबर आ जाए, इफ नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल अगर बराबर आ जाए m प्लस n माइनस 1 के, m फॉर रो n फॉर कॉलम -1 के बराबर आ जाता है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो डीजनरेटेड वन नहीं है, नॉन डीजनरेटेड है। नॉन डीजनरेटेड, इसका मतलब हमको अब ऑप्टिमिलिटी करना है। इसका मतलब डीजनरेटेड, नॉन डीजनरेटेड का मतलब होता है हमें अब हम, इसका मतलब हमको अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना है, दोबारा सॉल्यूशन को डीजनरेट नहीं करना। मतलब दोबारा सॉल्यूशन ठीक नहीं करना। जो ऊपर हमने सॉल्यूशन दिया था ना, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसको दोबारा ठीक नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली बढ़िया है। अगर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 ये इक्वल आ जाता है एलोकेटेड सेल के, तो हमारा जो सोल्यूशन है ऊपर वाला बेसिक सोल्यूशन वो ठीक है।
उसको दोबारा ठीक करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 है। ठीक। और अगर इफ नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल अगर नॉट इक्वल आ जाता है m प्लस n माइनस 1 के, तो इसका मतलब है कि आपको सोल्यूशन जो ऊपर आपने सोल्यूशन करा है ना, वो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए अभी तैयार नहीं है। आपको दोबारा उस सोल्यूशन को ठीक करना है, डीजनरेट करना है, दोबारा जनरेट करो और सोल्यूशन को ठीक करो, जिससे एलोकेटेड सेल m प्लस n माइनस 1 के बराबर आ जाए। तो अगर एलोकेटेड सेल m प्लस 1 के बराबर नहीं है, तो ये डीजनरेट करना पड़ेगा आपको, सोल्यूशन डीजनरेटेड 1 है। इसका मतलब स्टेप 1 को दोबारा से ठीक करना होगा। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 को दोबारा से ठीक करना होगा। और कैसे ठीक करेंगे बाद में बताऊंगा, जब आपके पास ये नॉन डीजनरेटेड बनाएगा ना, तब आपको सिखाऊंगा कैसे ठीक करते हैं। अभी के लिए नॉन डीजनरेटेड है ना, उस पर वर्क करते हैं। देखो, एक साथ सारी चीजें समझा नहीं सकते, है ना। अभी क्या है हमारे पास, अभी नॉन डीजनरेटेड का मतलब मैंने बता दिया। नॉन डीजनरेटेड का मतलब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो कर सकते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। पहले चेक करना पड़ेगा कि हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चेक करने के लिए देखो कि डीजनरेटेड या नॉन डीजनरेटेड। डीजनरेटेड का मतलब होता है कि जो एलोकेटेड सेल हमने अलॉट करे हैं, ये वाले 250 50 ये सब एलोकेट करे, ये जितने भी अलॉट हुए, 6 अलॉट हुए हैं, ये बराबर आने चाहिए m प्लस n माइनस 1 के। अगर ये बराबर आ गए तो नॉन डीजनरेटेड है। इसका मतलब ये सेल बिल्कुल सही एलोकेट हुए हैं, सही तरीके से एलोकेट हुए हैं। अब हमें दोबारा एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप नंबर 2 जा सकते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये है नॉन डीजनरेट का मतलब। डीजनरेट का मतलब क्या है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, एलोकेटेड सेल जो हमने सेल एलोकेट करे और वो m प्लस n माइनस 1 के बराबर नहीं आए, तो हमें दोबारा, इसका मतलब स्टेप नंबर 1 को दोबारा स्टिक करना होगा और नॉन डीजनरेटेड बनाना होगा। नॉन डीजनरेटेड का मतलब क्या हो गया, हमें उसके इक्वल लाना होगा, बनाना होगा, तभी हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तभी हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर पाएंगे। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट कब करेंगे दोस्तों, स्टेप नंबर 2 यहां से चालू नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 यहां से चालू नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, काट दीजिए। स्टेप नंबर 2 यहां से नहीं, यहां से चालू होगा। पहले तो चेक करेंगे कि ये डीजनरेटेड वन है या नॉन डीजनरेटेड वन। अब हमें नॉन डीजनरेट मिल गया, क्योंकि हमारा जो एलोकेटेड सेल है वो बराबर आ गया m प्लस n माइनस 1 के। ठीक है, जितने आपके पास रो है, जितने आपके पास कॉलम है, -1 जो अमाउंट आया, जो 6 आया, वही उतना ही 6 एलोकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सोल्यूशन नॉन डीजनरेटेड। नॉन डीजनरेट मतलब हमें दोबारा वो सोल्यूशन को दोबारा डीजनरेट नहीं करना पड़ेगा, हम स्टेप नंबर 2 के अंदर जा सकते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये हर बार आपको चेक करना होगा कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नाउ द सोल्यूशन इज टेस्ट फॉर ऑप्टिमलिटी। अब जो सोल्यूशन हमें दे रखा है वो ऑप्टिमलिटी के लिए तैयार है, क्योंकि वो नॉन डीजनरेटेड वन है। एलोकेटेड सेल हमारे m प्लस n माइनस 1 के बराबर आ गए हैं। अब हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी कर सकते हैं। पहले ये पता लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, समझ में आ गया। तो स्टेप नंबर 1 जब आप करते हो, जब आप एलोकेशन करते हो, उसके बाद आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि भैया इसके बाद डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, इतना पार्ट। फिर चेक करना पड़ेगा डीजनरेटेड है या नॉन डीजनरेटेड। अगर डीजनरेटेड होता तो कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैंने कहा ना, एंड आन दो चैप्टर का, एंड आते आते सब पता चल जाएगा आपको, एक तरीके से पढ़ाने दो। अभी नॉन डीजनरेटेड है तो हम स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, अगर डीजनरेट होगा तो स्टेप नंबर 2 में नहीं जा सकते। ठीक, चलो अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे सर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 टू फाइंड ऑप्टिमलिटी, ये लाइन लिख देना जब स्टेप नंबर 2 चालू करोगे। टू फाइंड ऑप्टिमलिटी, टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखो। अगर आप ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई मोदी मेथड। मोदी जी का मेथड अप्लाई करेंगे। वी हैव टू अप्लाई
मोदी मेथड। सर मैं क्या करूं, मोदी मेथड। देखो क्या होता है ये मेथड, मोदी मेथड नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूं। जिसने भी ये मेथड बनाया, जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं, जब भी हम कोई तरीका ढूंढते हैं, कभी हम कोई रिसर्च करते हैं, पीएचडी जब हम करते हैं ना, पीएचडी करने का मतलब क्या होता है, रिसर्च करना, एक नया इन्वेंशन करना। तो जिस पर्सन ने ये मेथड बनाया मोदी मेथड, उसने एक इन्वेंशन करा, उस मेथड ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन को निकालने का तरीका ढूंढा कि किस तरीके से हम सोल्यूशन देखेंगे कि ऑप्टिमल है या नहीं है। ध्यान सुनना, जो हमने ऊपर स्टेप नंबर 1 में चीज निकाली है, स्टेप नंबर 1 में हमने करा है, वो हमारे लिए ऑप्टिमल है या नहीं है, इसके लिए हमने क्या करा, एक मेथड फाइंड आउट करा, किसी पर्सन ने एक मेथड फाइंड आउट करा। अब वो मोदी जी से बहुत प्यार करता है, तो उसने लिख दिया मोदी मेथड। बस यही होता है दोस्तों, होता है ना। मेथड आपने देखा होगा कि भाई किसी के नाम का है मेथड, तो ये इसके नाम का मेथड हो गया, ये इसका नाम का मेथड हो गया। तो ऐसी सर जो होता है पर्सन, वो क्या करते हैं, अपने ही एक पीएचडी करी होती है ना जिन्होंने, पीएचडी, तो पीएचडी क्या रिसर्च करी होती है, वो ना एक नया इन्वेंशन करते हैं पीएचडी के अंदर, कोई ना कोई नई चीज ढूंढो, इन्वेंट करो। तो इसने भी एक इन्वेंट करा, ऑप्टिमली सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका ढूंढा, मेथड ढूंढा, और उसको जब हम इन्वेंशन कर देते हैं तो उस इन्वेंशन का कुछ नाम देना होता है, इसलिए कहते हैं मोदी मेथड। साइंस में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में, साइंस में अलग अलग नाम होते हैं, मुझे इतनी साइंस आती नहीं है। जब हमने 11 10th में और 9th में साइंस पढ़ी हुई, तो वहां पर देखे होंगे काफी कुछ नाम होते हैं, साइंटिस्ट के नाम हम लिखते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम से इस तरीके को जाना जाता है। तो ऐसी मोदी मेथड, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने अपना नाम ना देकर मोदी जी का नाम देते, मोदी जी का भक्त था वो, ठीक है। तो वी हैव टू अप्लाई, अगर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा मोदी मेथड। और उसने क्या मेथड निकाला, उसने कहा एंड फाइंड आउट, फाइंड करो। मेथड में क्या निकाला, कह रहा फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स ऑफ यूआई एंड वीजे, numbers of ui and vj for which ui plus vj is equal to cij। और उस मेथड में, जो मोदी मेथड है, जो बनाया गया मेथड, उस मेथड में ये फॉर्मूला दिया गया है कि इस फॉर्मूले से आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करोगे, ठीक है सर। और ये फॉर्मूला कहां लगेगा, सिर्फ उधर लगेगा, ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल, ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल, मतलब जिसमें एलोकेशन कर चुके हैं, ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल, इधर लगेगा ये फॉर्मूला। मतलब यू आई वीजे इज इक्वल टू सी आई जे, ये फॉर्मूला कहां लगेगा, ऑक्यूपाइड सेल के अंदर लगेगा। अच्छा सर, किस तरीके से लगाया जाएगा, जरा ध्यान दे दो। ये मेथड है, इसका नाम बोला मोदी मेथड। अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको मोदी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला दिया गया, ठीक, ठीक है जी। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यू आई ये होता है रो के लिए। अच्छा रो 1 है तो u1 हो जाएगा, रो 2 है तो u2 हो जाएगा, रो 3 है तो u3 हो जाएगा। तो ui फॉर रो एंड vj फॉर कॉलम। अगर हमारे पास 4 कॉलम है तो हमारा नाम पड़ेगा v1 v2 v3 v4, ठीक है। तो ui होता है रो के लिए और vj होता है कॉलम के लिए। सर पहले तो मैं वो फिर दोबारा वो चीज दोबारा बनानी पड़ेगी हमें। आओ सर जल्दी से आएंगे। 4 कॉलम है, एक एक दो, यार बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2। तो ये हो गया ए बी सी डी, फैक्ट्री 1 2 3। अब क्या क्या पॉइंट थे, अभी जस्ट ऊपर निकाला है, देखना 3 4 2 1, ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा, 3 4 2 1, 5 7 4 3, 5 7 4 3। अब हम ऑप्टिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, 9 10 8 10। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, 9 10 8 10। ये इतना सारा स्टेप जो है ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली सारा याद हो जाएगा। तो ये मत सोचे कि याद कैसे करूंगा, वो हो जाएगा, देख लेना आप, ठीक। साथ साथ करते जाओ बस। ये आपके पास है एलोकेटेड सेल कौन कौन से है जी, 250 50 300 100, 250 50 300 100 300 200।
302। अब दोस्तों हमें यहां निकालना पड़ेगा यू आई। तो यू आई का मतलब क्या होता है, रो वन को वन देंगे, आई इधर आई किसको डिनोट कर रहा है, नंबर्स ऑफ रो को। एक रो है तो U1, दो रो है तो U2 मतलब सेकंड रो को डिनोट कर रहा है, U3 मतलब थर्ड रो को डिनोट कर रहा है। ऐसी कॉलम बताना कितनी है, 4। तो VJ था तो यहां पर जाएगा V1, V2, V3 और V4। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, V1 डिनोट कर रहा है पहली कॉलम को, V2 डिनोट कर रहा है दूसरे कॉलम को, V3 तीसरे कॉलम को, V4 चौथे कॉलम को, ऐसे U1। तो इस तरीके से हम निकाला जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो फर्स्टली वी हैव टू अज्यूम 0 ऑफ एनी UI या एनी UVI VJ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक एज्यूम करना पड़ेगा 0 नंबर, जो कि हम उस पर एज्यूम करते हैं जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन होता है। हम उस पर एलोकेट करते हैं जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन होता है। ये करने का तरीका वैसे आप किसी में भी कर सकते हो, मैं हमेशा उस पर करता हूं जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन होता है, उससे आसान हो जाता है। बस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट, देखना यू रो 1 कॉलम में 2 एलोकेशन है, रो 2 में भी 2 है, उसमें भी 3 है, 2 है। तो जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन हो वहां करो। इससे क्या होगा बेनिफिट, आपको आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। अगर आपने मैक्सिमम एलोकेशन में नहीं करा और आपने किसी और में कर दिया, 0 मान लिया, तो तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। कोशिश करना कि आप जो भी एज्यूम करोगे 0 वो U1, U2 या U3 में करो, मतलब U वाले पार्ट में करो, कॉलम वाले पे ना करो, वो निकालने की कोशिश करो, ठीक। अगर आपने किसी को भी एज्यूम कर लिया तब भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। पर हमारा स्टडी मैट पता है क्या करता है, हमारा स्टडी मैट कहता है कि U1, U2, U3 में से किसी एक को करता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं, तो हमारा स्टडी मैट से आंसर मैच हो जाएगा। अब क्या होता है ध्यान सुनना, मैं आपको क्या बताता हूँ। मान लो स्टडी मैट में U1 से करा हुआ है, आपने V0 इसको 0 मान लिया, हमें कोई भी एक एलिमेंट को 0 मानना है। क्यों मानना है उसका रीजन बताऊंगा, ठीक है। अभी सोचो, मानना है हमें एक एलिमेंट को 0 मानना है। अगर आपने इसको 0 मान लिया और मान लो अभी आपने V1 को 0 मान लिया और स्टडी मैट में UI को 0, U1 को 0 माना है, तो U1 को 0 मानने पे जो उनका तरीका है, पूरा प्रोसेस, नेक्स्ट सारे प्रोसेस अब चेंज हो जाएंगे। आंसर आपका भी एंड में बराबर आएगा, उनका भी बराबर आएगा, पर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा करने का। अब जरा ध्यान सुनो, उनके पास टाइम नहीं होता दोस्तों, उनको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है एग्जामिनर को। तो वो क्या करते हैं कि भाई जो आपका सजेस्टेड आंसर दिए होते हैं इंस्टीट्यूट में, उसी से मैच करते रहते हैं, उसी से मैच करते हैं। यही हकीकत है दोस्तों, मैच हो गया तो ठीक, नहीं तो काट देते हैं। सही में ऐसे ही होता है दोस्तों, मैच अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो काट देते हैं, वो ऐसा करते हैं। तो स्टडी मैट जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से करते हैं। बहुत कम टीचर होते हैं जो पूरा एक तरीके से देखता है कि अगर सजेस्टेड आंसर में डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट ने करा है, बिल्कुल आंसर सही करा है, मेथड अब दूसरा अप्लाई करा है, सजेस्टेड में दूसरा मेथड है, तो वो चेक करेगा। अब सोचो इतनी कैलकुलेशन वो करेगा, इतना पागल तो है नहीं कि भाई वो कैलकुलेशन करना बैठेगा हर एक क्वेश्चन की। वो तो यूं मारेगा टिक बराबर होता, ठीक नहीं तो काटो, सीधा ऐसे करता है। हकीकत यही है दोस्तों, उनके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास, वो आपकी कैलकुलेशन करने नहीं देखेगा। अगर आपने इसको 0 माना, ठीक है, तो ये सारे बदल जाएंगे, ये भी बदल जाएंगे, और सर्टिफिकेट में इसको 0 माना था तो ये बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे। तो वो कैलकुलेट नहीं करता रहेगा कि भाई इसने सही करा ही नहीं करा, वो तो सीधा कहेगा आपने बराबर है, मैच करो, काटो। ऐसे ही होता है दोस्तों, तभी तो नंबर कमाते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, क्योंकि जो चेक करने वाले टीचर है वो हमेशा 100% पेपर ढंग से चेक नहीं करते, वो सजेस्टेड आंसर में और इसमें जो मैच होगा वो करते हैं बस। इसलिए मैं कहता हूँ एज पर सजेस्टेड आंसर करो, एज पर स्टडी मैट करो। मैथड बहुत सारे अनेक है, आप कोई फॉलो कर लो आंसर बराबर आएगा, पर स्टडी मैट से मैच करने होता है, हमें सजेस्टेड आंसर से मैच करना होता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर और हमारा आंसर भी तो एक्यूरेट दिखे, वो चेक भी ढंग से करे। उसको प्रॉब्लम आई वो नहीं चेक करेगा, वो काट देगा, उतना कम नंबर दे देगा, ठीक। भले आंसर सही भी होगा, ऐसे भी होता है सर, आप केस करते रह जाना, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं लेट, हमेशा मानना इन तीनों में से किसी एक को 0 लेट करना, कोशिश करना कि जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन हो उसको 0 लेट करो। तो इधर 2 में 2 है, तो हम किसी को भी 0 मान लेते हैं। लेट U1 बी द 0 U1 बी द 0, लेट U1 बी द 0, हमने U1 को क्या मान लिया, 0 मान लिया। टू फाइंड आउट अदर नंबर्स, टू फाइंड आउट दी अदर नंबर। तो U1 को मैंने 0 माना अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा जी, अब मुझे V1 निकालना है, तो ये मेरा U1 0 है। अब मेरा फॉर्मूला बताओ क्या था, फॉर्मूला था CIJ इज इक्वल टू VI प्लस UI प्लस VJ, ये फॉर्मूला था मेरा। अब CIJ का मतलब क्या है, I इधर डिनोट करता है रो को,
और जे इधर डिनोट करता है कॉलम को। ठीक, तो सी आई जे मतलब क्या है, मतलब अगर मैं रो 1 और कॉलम 1 लूंगा तो मेरा ये पार्ट आएगा, रो का 1, पहली रो कौन सी है, ये रही, ठीक है, और पहला कॉलम कहाँ है, ये रहा, तो पहला कॉलम और पहली रो कहाँ डेटा करो, यहाँ पर, इसका मतलब वी रो 1 रो C1 और 1, इसका मतलब क्या है, C1 और 1 का मतलब है पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, तो जहां पर ये कट रहा है आपस में वो होता है पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट। तो रो कॉलम ये रही और रो ये रहा, कहां कट रहा है, यहां कट रहा है, तो ये हमारा पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट हो गया। अच्छा, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट है, पहली रो और तीसरा कॉलम ये एलिमेंट है, रो पहली चौथा कॉलम एलिमेंट ये रहा। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको क्या क्या है, ठीक है सर। तो C11, अब ध्यान देना, C11 सिर्फ एलोकेटेड सेल को ही ध्यान में रखते हुए करना है। ये फॉर्मूला किस पर अप्लाई होगा, ओनली ऑक्यूपाइड सेल में, एलोकेटेड सेल में, ठीक है। तो ये मेरा एलोकेटेड सेल है, तो ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, कॉलम की पहला रो भी पहला, तो पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है जो कि मेरे को दे रखा है 3, ठीक है। अब पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट है तो इसमें मुझे V1 चाहिए, क्योंकि रो मेरी पहले है तो U1 और प्लस V1 चाहिए, कॉलम भी पहला चाहिए, पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये मिला मुझे। अब मुझे पता है कि भाई C11 मेरे को पहले पता है एलिमेंट है 3, C11 का क्या एलिमेंट है, 3 है, तो 3 मैंने डाल दिया। U1 मैंने 0 लिया है और V1 मेरा पता चल जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू 3। अब मैंने बताता हूं कि मैंने 0 लेट क्यों करा। 0 लेट करने की वजह यह है कि अगर मैं 0 लेट नहीं करता तो C11 ही बचता और U1 और V1 कभी नहीं निकल सकते थे। सुनो, 0 लेट करने का पर्पस क्या है, सोचो कि अगर मैं इसको 0 नहीं लेट करता तो मैं C11 तो निकालता, U1 और V1 करता, U1 भी नहीं पता मुझे प्लस V1 भी नहीं पता, तो C11 निकाल के क्या कर लोगे, तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाती, C1 प्लस V1 इज इक्वल टू 3, ये बनती, और इक्वेशन बनती, फिर इक्वेशन सॉल्व करो। मैथ थोड़ा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने कहा कि इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को एक 0 लेट कर लेते हैं, इसलिए हमने 0 करा कि 0 लेट करने की पर्पस ये था कि इक्वेशन ना बने। क्या था भैया, इक्वेशन ना बने, क्योंकि अगर एक नंबर 2 नंबर मिसिंग होते तो उससे इक्वेशन बन जाती है। ये वेरिएबल मान लो 2 वेरिएबल मिसिंग होंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। भाई 3 इसको दे रखा है, ये दोनों नहीं पता, तो अगर एक पता होगा तो एक निकल जाएगा, इसलिए एक को 0 माना करते हैं, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो जैसे ही मैंने इसको 0 माना तो समझो ऐसे 3 में से 0 जाएंगे, क्या बचेगा, 3, ऐसे भी कर सकते हो आप, सिंपल मेथड, बार बार आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। 3 में से अगर 0 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, बच गया 3। अच्छा, इसके बाद आप दूसरे पे आ जाऊं तो 4 में से 4 क्या है मेरा, C11, ये है मेरा 4, तो 4C12 है इस बार। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं, बाकी आप इजीली कर सकते हो। देखो C1 रो 1 है और कॉलम 2 है, देख लो ना आप एक बार, ये मेरी रो 1 है और ये मेरा कॉलम दूसरा है, तो रो 1 कॉलम दूसरे का एलिमेंट है 4, और कहां करा, सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल पे देखना है आपको और कहीं नहीं, ठीक है सर। यहां ध्यान देना, C12 आपको दे रखा है तो रो 1 होगा और कॉलम 2 होगा, तो रो 1 मिले V1 है और कॉलम 2 को मैंने V2 करा है, तो ये C12 को कैसे निकालेंगे, 4, ठीक है, ये मुझे गिवन है। U1 मुझे पता है 0 है और V2 बताओ क्या है, तो 0 उधर भेजेंगे तो V2 आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 0 4, इसलिए मैंने कहा था सीधा कर दो 4 माइनस 0 4, ठीक है दोस्त। अब क्योंकि ये दोनों रो हो गई, अब ये नहीं पता मुझे, पर मैं इसकी मदद से मुझे ये पता है तो मैं ये निकाल लूंगा इस बार। कैसे, ये बताओ कौन सी रो है, ये रो दूसरी है और कॉलम दूसरा है, तो C22 हो जाएगा ना, रो भी दूसरी और कॉलम भी दूसरा, पहला वाला डिनोट कर रहा है रो को, दूसरा वाला डिनोट कर रहा है कॉलम को, तो U2 प्लस V2। अब मुझे सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये रहा सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 7 मुझे देर में रखा है। इस बार मुझे U2 नहीं पता पर V2 पता है, V2 मेरे पे 4 है, देखो पता है ना, तो मैं इसकी और इसकी मदद से क्या निकाल दूंगा, ये, तो ये आपके पास 4 आ गया, तो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू U2, तो U2 आपके पास आ जाएगा 3। करने का तरीका देख लो आप, 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेगा, 3, बस सिंपल ये करो। अब देखो ध्यान देना, मुझे ये पता है ये निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ये पता है ये निकल जाएगा। क्या आप ये इसकी मदद ये और ये निकाल दोगे क्या, इधर ही मिसिंग है इधर ही मिसिंग है, ये इसके होने से कुछ नहीं होता, इक्वेशन बन जाएगी। तो कम से कम एक U जहां पर U2 या
कुछ भी हो, u में से कुछ मिल जाए या v में से कुछ मिल जाए, उसको पहले सॉल्व करो। तो मेरे को बताएगा, ये पता है 4, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, सीधा 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3। ऐसा करो, समझ में आ रहा है? वो इतना सारा स्टेप करने की बार बार जरूरत नहीं, सीधा माइनस करो। दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या एज्यूम करा, 0। अब 0 रो में, तो रो को सोल्व कर लो पहले, जिसका मुझे पता है पहले वो सोल्व कर लो, ठीक है? तो 0, तो 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, ठीक है? ये मिल गया। अब मुझे रो 2 नहीं पता तो उसको छोड़ दो। कॉलम में देखो, कॉलम में 3 है, तो 3 से ये वाला तो सोल्व हो चुका है। अब ये पता है 4, 4 से मैं इसको सोल्व करने के बाद ये निकल जाएगा मेरा, क्योंकि एक मुझे पता है v1, तो u निकल जाएगा, u पता है तो v निकल जाएगा। तो 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3। अब जब ये पता है तो मैं इन दोनों की मदद से क्या निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा। 4 में से 3 का क्या बचेगा 1। अब ये पता है तो इन दोनों की मदद से मैं ये निकाल दूंगा, तो 8 में से 1 का क्या बचेगा सर 7, और 10 में से 7 का क्या बचेगा जी 1, 3। समझ में आ गया किस तरीके से सोल्व करना है आपको? अगर आप वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। देखो इसको करता हूं, रो 3 है, कॉलम 3 है, C33 C33, तो यह U3 प्लस V3। अब मुझे C33 का दे रखा है एलिमेंट 8, और मुझे पता है सर एलिमेंट 8 दे रखा है, और V3 मुझे पता है मैंने निकाल दिया था इसकी मदद से, इस ऊपर वाले की मदद से मैंने V3 निकाल दिया था। V3 दे रखा है मेरे को 1, तो मेरे को U3 निकल जाएगा। हाँ, इधर जाएगा तो U3 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात एक ही है। आप इसको ना करके मैंने सिंपल एक प्रोसेस बताया है, 1 को 0 मानो, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, फिर इसकी मदद से इसको निकाल लो, इन दोनों की मदद से ये निकाल लो। 4 में से 7 में से 4 का कितना बचेगा 3, फिर इन दोनों की मदद से ये निकाल लो। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा किसकी मदद से क्या निकालना है, ठीक है? देखो जैसे देखो अभी आपको लग रहा होगा सर ये बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ पाएगा हमारे को। एक बार आप सिर्फ उतारने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, सिर्फ ध्यान दो सामने किस तरीके से निकाल रहा हूं बस। आपको जैसे जैसे मैं आगे क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से आता रहेगा, ये देखना आप। मैं ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से कर दूंगा, आपको पढ़ा दूंगा। ये आपके पास निकल गया जो कि हम निकालने का हमारा पर्पस था, ठीक है? ये इतना निकल गया, ठीक। अब ये करने के बाद जब आप मोदी मेथड अप्लाई कर देंगे तो मोदी मेथड क्या था, सबसे पहले तो ऑक्यूपाइड सेल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अनऑक्यूपाइड के लिए आप फाइंड करो दूसरी चीज। अब यहां पर आपको क्या करना है, फॉर फाइंडिंग डेल्टा आई जे, हमें डेल्टा आई जे निकालना है, और वी हैव, हमारे पास डेल्टा आई जे का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से रखा है, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे, आई का मतलब रो और जे मतलब कॉलम, माइनस सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला दे रखा है। क्या है, जब आप ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाल दोगे सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, तो आप अनऑक्यूपाइड फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, और अनऑक्यूपाइड सेल के लिए आप निकालो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये ब्रैकेट में है। अब ये आपको निकालना है कैसे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। सबसे पहले डेल्टा आई जे सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। अब ये फॉर्मूला निकालो आप धीरे धीरे, और किसके लिए निकालेंगे दोस्तों, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है, देखो ये रहा 1 2 3 4, जो मैं ये निकाल रहा हूं, एक इसके लिए 2 3 4 5 6, इनके लिए अनऑक्यूपाइड सेल के लिए निकालना है आपको। तो ये मेरे को देखो, बता कौन सी रो है कौन सा कॉलम है, पहले ही बताओ। ये मेरी पहली रो है और ये मेरा तीसरा कॉलम है, तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तो 2 आ रहा है मेरी पहली रो तीसरा कॉलम में। तो डेल्टा आई जे क्या करेंगे, डेल्टा पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम में क्या होगा, सी आई जे क्या होगा 2 होगा। सी आई जे क्या करता है, एलिमेंट ऑफ द रो एंड कॉलम। सी आई जे का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का एलिमेंट। बार बार फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर फॉर्मूला डाल दो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सी आई जे मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, मैं यहां लिख तो रहा हूं पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है, पहली रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट 2 है, ठीक है सर 2 माइनस ब्रैकेट में क्या है यू आई, यू आई मतलब पहली रो ले रहा हूं और तीसरा कॉलम ले रहा हूं ना भाई। देखो ध्यान देना, जो चीज आप यहां लोगे वही यहां पर और यही यहां पर आएगा। तो रो आपकी कौन सी थी, पहली, तो U1 प्लस V3, कॉलम 3 सा था आपके पास, तो U1 का क्या आपके पास 0 और कॉलम 3 का क्या है 1, तो 0 प्लस 1।
0 प्लस 1, तो क्या आया सर आपके पास? तो 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ गया। ये आपके पास डेल्टा 1 3 1 आ गया। और क्या निकालेंगे सर? डेल्टा 1 4। डेल्टा 1 4 का मतलब पहली रो और चौथा कॉलम, तो 1 आ रहा आपका आंसर। तो पहली रो चौथा कॉलम का आपका आंसर है 1। सी आई जे क्या है? पहली रो चौथा कॉलम का एलिमेंट क्या है? 1 है। माइनस पहली रो 0 है और चौथे कॉलम का आपके पास ये रहा 3, V4। ध्यान दे रहे हो? ये आपके पास सी आई जे है, ये होगा C13 माइनस U1, और जो कॉलम है 3, तो इधर भी कॉलम 3 होगा, मतलब जो इधर होगा उस हिसाब से निकाला जाएगा। तो मेरे पे पहला U1 है और कॉलम मेरा क्या है? V4, तो 4 आपके पास क्या है? 1। 1 ही है? 3 है, 3 आपके पास क्या है दोस्तों? 3। 3 है, तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। डेल्टा 1, नहीं 1 नहीं आएगा, 1 ऑक्यूपाइड हो गया इधर। रो 2 और कॉलम 1, तो दूसरी रो और पहला कॉलम है। दूसरी रो और पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है? 5 है, तो ये मेरा सीआईजे आ जाएगा 5। सीआईजे बताता है दूसरी रो पहले कॉलम का सी का मतलब क्या एलिमेंट है। ठीक है, डेल्टा तो निकाल रहे, 2 1 की वैल्यू निकाल रहे। ठीक है, तो ये आ गया एलिमेंट नंबर 5। दूसरी रो मेरे पे क्या है? 3 है, और पहली कॉलम मेरे पे 3 है, तो 3 + 3 आ जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा दूसरी रो। मैं दूसरी रो ले रहा हूं और पहला कॉलम ले, तो 3 में दूसरी रो मेरा 3 है और पहला कॉलम में भी मेरा आंसर 3 है। देखो, दूसरी रो का मेरा U2 कितना है? 2 3, और पहली रो का 3 है। कितना आ जाएगा जी? 5 में से 6 जाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है आपको? इसके बाद आपको ये निकालना है, ये वाला। ये एलिमेंट का है रो 2 और कॉलम 4। दूसरी रो और चौथा कॉलम एलिमेंट है 3। ठीक है, दूसरी रो रो और चौथा कॉलम ये, तो मतलब ये और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 6। ये आ जाएगा आपके पास -3। आगे 9 और 10, तो पहली रो और तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो डेल्टा तीसरी रो पहला कॉलम आपके पास क्या आया? 9 माइनस तीसरी रो क्या है? ये रहा 7, और पहला कॉलम क्या है? 3, तो 7 - 3, 7 + 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 और 3 10, 10 9 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? -1। डेल्टा तीसरी रो और दूसरा कॉलम, देखो रो तीसरी है और कॉलम दूसरा है 10 है, इसका एलिमेंट 7 और +4। तीसरी रो में 7 आया और दूसरे कॉलम में 4 है, तो 7 + 4 10 = 7 + 4, ये हो जाएगा 11 -1। तो इस तरीके से आपका डेल्टा आई जे आया। ठीक दोस्त, ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकाला। अब जरा ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना। मैं सारे स्टेप ना एक बार में लिखवा दूंगा, अब इस क्लास के एंड में मैं लिखवा दूंगा। ये जो सारे स्टेप मैंने लिखा ना, एक यहाँ लिखवाया, ठीक है, एक यहाँ लिखवाया, जितने स्टेप मैं अभी साइड में लिखवा रहा हूँ ये मैं आपको इकट्ठा एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, अब लिखो पहला पॉइंट, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आई जे इज, if all the element of delta ij is non-negative, if the all element of delta ij is non-negative, अगर डेल्टा ij के सारे एलिमेंट नॉन नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब तो इसका मतलब तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था, स्टेप नंबर 1 में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी, और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी, और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी,
और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी वो ऑप्टिमम है, वो ऑप्टिमम है। इसका मतलब, इसका मतलब ऑप्टिमम है का मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो उससे कम नहीं हो सकती। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? उससे कम अब नहीं हो सकती, उससे इंप्रूव नहीं हो सकती। इसका मतलब कॉस्ट उससे कम नहीं हो सकती, कॉस्ट उससे कम नहीं हो सकती, वही बेस्ट सोल्यूशन है, वही बेस्ट सोल्यूशन। जब सारे एलिमेंट डेल्टा आईजे के नॉन नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब होता है जो हमने स्टेप नंबर 1 में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था ना, और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली थी वही सबसे कम है, उससे और कम नहीं हो सकती और इंप्रूव नहीं हो सकती, वही हमारे लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये होता है टेस्ट। और अगर हमारे डेल्टा आईजे में नेगेटिव एलिमेंट्स आ गए तो उस केस के अंदर क्या होगा? केस नंबर 2, दो केस बन सकते हैं। ऑल any of them, any of the element, only any of the element of delta ij is negative। अगर डेल्टा ij में सारे एलिमेंट में से अगर एक भी एलिमेंट नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब समझ में आ रहा है? एनी ऑफ द एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट अगर डेल्टा ij में से नेगेटिव आ जाए तो फिर वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, लिखना इसके अंदर। तो इसका मतलब, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन स्टेप 1 में निकाला था, जो सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 में निकाला था वो ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उससे भी कम हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कम उससे भी कम हो सकती है। तो हमें फिर से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हमें फिर से बेसिक इंप्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो उनका मतलब, तो अगर हमारा सारे एलिमेंट नॉन नेगेटिव आते हैं तो हमारा वो जो स्टेप नंबर 1 के अंदर जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो बेस्ट सोल्यूशन है, और उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो सबसे मिनिमम होगी और इंप्रूव नहीं हो सकती। और अगर डेल्टा आईजे का एक एलिमेंट भी नेगेटिव आ गया, एक एलिमेंट भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसका मतलब जो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने सोल्यूशन निकाला था वो सोल्यूशन ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, उससे और इंप्रूव हो सकता है, मतलब वो जो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उससे कम भी आ सकती है। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको इंप्रूव करना होगा। और किस तरीके से इंप्रूव करेंगे? ये हमारा स्टेप नंबर दूसरा है, तीसरा है। स्टेप दिखाता हूं मैं आपको, हिंदी हिंदी सब लिख रहे हो ना आप? अभी मैंने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करा? टेस्ट द सोल्यूशन ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 1 फॉर ऑप्टिमिलिटी के लिए टेस्ट करा। इफ द ऑपरेशन ऑफ स्टेप 2 सजेस्टेड फॉर नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन देन गो टू स्टेप 4। हमें बता रहा है कि हमारा सोल्यूशन है स्टेप नंबर 4 जो है स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी हमें सजेशन क्या दे रहा है कि ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि डेल्टा आईजे की जो वैल्यू आई है स्टेप नंबर 2 के अंदर जो भी हमने निकाली उनमें से एक एलिमेंट नेगेटिव हो गया और एक से ज्यादा ही हो गया नेगेटिव। अगर एक भी हो जाता तब भी वो ऑप्टिमल नहीं है, तो हमें क्या सजेशन दे रहा है? नॉन ऑप्टिमल। अगर आपका ऑप्टिमल इधर आ जाता है तो खत्म कहानी भैया, फिर आपको स्टेप 3, 4, 5 करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दो जो हमने पहले निकाली थी, वही सही है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ऑप्टिमल का सोल्यूशन नहीं देता, कहता नॉन ऑप्टिमल है, तो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, कहेंगे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को इंप्रूव करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? अभी बस अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये मैं सोचो कि करूंगा कैसे, इतना सारा याद कैसे रहेगा? वो सब याद हो जाएगा मेरी बात।
इधर इधर क्या आ रहा है, इतने सारे एलिमेंट नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ द एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे, ये स्टेप नंबर 3 कर रहा हूं, द एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नेगेटिव, सो so the basic feasible solution, so the basic feasible solution which will calculated, which we calculate, इधर लिख दो, the basic feasible solution is not optimal, not optimal, so we have to improve basic feasible solution, तो हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन को इंप्रूव करना होगा, तो वी हैव टू इंप्रूव बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 जो मैंने आपको लिखवाया था, आया समझ में आप। स्टेप नंबर 2 निकाला, स्टेप नंबर 2 में डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, अगर डेल्टा की वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो ऊपर दिया गया सोल्यूशन, हमें बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला था, वो ऑप्टिमल नहीं है। इसका मतलब ऑप्टिमल नहीं होने का मतलब क्या है, उसको और इंप्रूव किया जा सकता है और कॉस्ट और कम आ सकती है। ठीक, तो हमने स्टेप नंबर 4 पे अब इसको इंप्रूव करेंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इंप्रूविंग बेसिक फिजिबल। और ये स्टेप जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स को। अभी तक जो है वो सारा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, यहां पर थोड़ा दिक्कत आती है, कहता है करूं कैसे, समझ नहीं आ रहा। तो स्टेप नंबर 4 में आ गया मैं, ठीक है, एज पर स्टडी मैट, जो हमारे स्टडी मैट में गिवन था कि इस तरीके से 5 स्टेप है हमारे। इंप्रूविंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, अभी खत्म नहीं हुआ, अगर यहाँ पर फिर इंप्रूव करने के बाद फिर नेगेटिव आ गया ना, फिर इंप्रूव करो, फिर नेगेटिव आएगा फिर इंप्रूव करो, और जब तक ऐसा करते रहो तब तक, जब तक वो डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। ठीक, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये रहेगा कि सबसे पहले डेल्टा आई जे में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट को चूज करेंगे। सबसे पहला डेल्टा आई जे में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट है उसको चूज करो, उसको चूज करेंगे। ठीक है, बताओ, तो डेल्टा आई जे में सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, डेल्टा आई जे में सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है ये वाला, तो 2 4, तो डेल्टा आई जे क्या आया 2 4। सेकेंड रो ये आपके पास क्या है -3, यही आपके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको आगे के फर्दर क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ लिखना है डेल्टा आई जे इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट हायर नेगेटिव वैल्यू, दैट्स कॉल्ड डेल्टा 2 और 4, यहां पर हमें चूज करेंगे। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, मैं बॉक्स फिर दोबारा बनाऊंगा, ये मैंने बॉक्स फिर दोबारा बनाया, एक ये हो गया ए बी सी डी 1 2 3। अच्छा, इसके अंदर की वैल्यू बता देंगे सर, हाँ जी, क्या है अंदर की वैल्यू, 3 4 2 1 5 7 4 3, 3 4 2 1 5 7 4 3, 9 10 8 10 था शायद, 9 10 8 10, 9 10 8 10। देखो इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लग रहा है, इस क्वेश्चन में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं पूरी कहानी भी लिखवा रहा हूं कि इसके बाद ऐसा करना, इसके बाद ऐसा करना, इसके बाद ऐसा करना। नेक्स्ट क्लास में देखना आपको क्वेश्चन में जरा भी टाइम लगेगा, फटाफट कर दोगे आप। ठीक है, आप घबराइए मत, अभी तक ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, ये समझ में आ रहा है, ये इतना समझो आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। करेंगे कैसे, कैसे याद रखेंगे, सारा स्टेप सब याद हो जाएगा अपने आप, 250 50 300 100, 250 50 300
100, 300, 200, 300, 200। अब सबसे पहले आपने कौन सा चूज करा? सबसे पहले स्टेप क्या होगा स्टेप नंबर 4 में इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहले उस डेल्टा आईजे को ढूंढो जिसमें डेल्टा आईजे में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। जब हमने सुना 3, और ये कहां पर आता है? 2 और 4, मतलब दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम कहां है? ये है दूसरी रो और ये है चौथा कॉलम, मतलब ये है वो नेगेटिव वैल्यू। अब इसके अंदर एक वैल्यू दो प्लस का एक्स, इसके अंदर क्या एक वैल्यू रखो? प्लस एक्स, प्लस एक्स। ठीक, आगे समझ में? अब जरा गेम खेलेंगे सर, अब हम गेम खेलेंगे। गेम क्या होता है ध्यान देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको ना एक लाइन बनानी है। ये मैंने प्लस एक्स माना, ठीक है? ये मैंने क्या माना? प्लस। प्रोसीजर है सर ये क्यों माना गया है, क्या करना है? ये प्रोसीजर है फिजिबल सॉल्यूशन को। देखो मेथड किसने बनाया? मोदी मेथड ने। मोदी मेथड जो नाम दिया गया है, इसका एक प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप इंप्रूव करोगे फिजिबल सॉल्यूशन को। और प्रोसीजर में ये आता है कि जो हाईएस्ट मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है उसको चूज करो और इधर प्लस एक्स दो। प्लस एक्स का मतलब क्या है अभी समझेंगे। अब आपको करना है, यहां से चलना है, यहां से चलना है, और आपको सिर्फ आप वहीं जा सकते हो जहां एलोकेटेड आइटम है। ध्यान सुनना, एक्स से प्लस एक्स से चलना है, और कहां चलना है? आपको एलोकेटेड आइटम में चलना है, जहां एलोकेटेड सेल में चलना है, जहां आपको एलोकेट करा है, ठीक है? और वापसी घूम में एक्स के जाना है। तो आपको एक गेम खेले, और गेम ये देखो कि आपको चलना एक्स से है, यहीं से चलना है जहां मोस्ट नेगेटिव आइटम है। और कहां चल सकते हो? जा सकता है किस में जंप कर सकते हो? सिर्फ एलोकेटेड सेल में जंप कर सकते हो, और वापसी घूम कर भी सिर्फ यहीं आना है। अब बताओ क्या क्या कर सकते हो? देखो पहले तो मैं यहां गया, यहां से मैं यहां जा सकता हूं, फिर यहां से इस वाले एलोकेट सेल में जा सकता हूं। इसमें जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता। क्यों? इसमें इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर एलोकेट नहीं करा। तो अब क्या करूंगा? मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां जा सकता हूं, यहां से यहां जा सकता हूं, वापसी नहीं आ सकता, घूम के मुझे यहीं आना है। ऐसा क्या करूं कि मैं एक्स से चलूं? कंडीशन क्या है? एक तो आपको एक्स से चलना है और एलोकेटेड सेल में ही जाना है, और वापसी घूम पर एक्स में ही आना है, ठीक है? क्या मतलब? पहले आपको एक्स से चलना है, प्लस एक्स से चलना है। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, पहले प्लस एक्स से चलना है और सिर्फ एलोकेटेड सेल में ही चलना है। एलोकेटेड सेल में ही चलना है, और चलने के बाद वापिस घूमकर प्लस एक्स में ही आना है। समझ में आ रहा है? तो मेरे पे दो तरीके हैं, या तो मैं इससे आगे जाऊं, फिर इससे आगे जाऊं, यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, यूं जा सकता हूं, फिर वापसी मुड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई एलोकेटेड सेल नहीं है। ये लाइन वहीं जा सकती है जहां एलोकेटेड सेल होगा, बस खत्म। तो सर आपको सीधे सीधे दिख रही है क्या? सर पहले मैं यहां जाता हूं, फिर यहां जाता हूं, फिर यहां जाता हूं, और फिर यहां चले जाता हूं, आ गया मैं वहीं पर। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को मिले ना मिले। तो मैं पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, और फिर यहां पर आ गया। तो एरो दे देंगे यहां पर कि पहले आप यहां से यहां गए, फिर इससे आप यहां आए, फिर इससे आप यहां आए, और फिर इससे वापसी यहां पर आ गए। तो ये आपको उस सेल से चलना है जहां मोस्ट नेगेटिव आइटम है, वहां से चलना है, और चलना एलोकेटेड सेल में ही है, और वापसी घूमकर वहीं आना है। इस घुमाव को क्या फर्क पड़ा? देखो अभी बताऊंगा। तो जब आपका प्लस एक्स था, अगला आपने कहां चला था? यहां। तो ये आपके लिए हो जाएगा माइनस का एक्स। फिर अगला कहां चला था? यहां। ये हो जाएगा प्लस एक्स, एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स, प्लस यहां, इधर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। यह है प्रोसीजर। पहले आपके पास क्या है? ठीक है जी। तो अब इस तरीके से काम होगा। समझ में आया? सबसे पहले आपको मोस्ट नेगेटिव आइटम ढूंढना है, वहां पर आपको प्लस एक्स डाल देना है। प्लस एक्स डालने के बाद आपको फिर ऐसी जगह जाना है, घूम कर वापसी वहीं आना। तो आपको ये जरूर दिखेगा, वहीं आसपास दिख जाएगा, हर क्वेश्चन में दिखेगा, देखना। घूम कर वापसी यहीं आ गया। अब घूम कर अगर वापसी, देखो अगर यहां होता तो मैं जो मैक्सिमम वहां जाता। ध्यान सुन लो एक बात भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो अगर इधर भी एलोकेशन होता ना, इधर एलोकेशन, तो फिर मैं छोटा वाला नहीं ढूंढता, मैं लॉन्ग वाला ढूंढता। तो अगर प्रेफरेंस देनी है तो लॉन्ग पे दोगे। मैं यहां जाता, यहां भी आ सकता था, ठीक है? यहां गया, यहां के बाद यहां नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर यहां पर होता तो फिर मैं याला पाथ नहीं चुनता, मैं याला चुनता।
समझ में आ रहा है कौन सा पाथ चुनना है? ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन नहीं चुनता, ये वाला चुनता अगर यहाँ पर होता तो लॉन्ग डायरेक्शन चुनेंगे, क्योंकि नहीं था तो इसलिए हमने ये वाला चुना जो हमारे को पहुंचा। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैसे प्लॉट करना समझ में आया? प्लस एक्स एक में, दूसरे कॉलम में माइनस, तीसरे कॉलम में प्लस और चौथे कॉलम में जिस तरीके से चले थे उस तरीके से प्लस माइनस करना है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, इस तरीके से चलना है। अब जाने के बाद आपको ये दो एलिमेंट देखने हैं, एक तो ये वाले एलिमेंट ये 100 है और एक ये वाला एलिमेंट। क्यों? जो माइनस एक्स है उनके एलोकेटेड सेल के एलोकेशन एलिमेंट ढूंढो। मैंने ढूंढा, सर ये दोनों क्यों नहीं करा? क्योंकि इधर एलोकेशन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में एलोकेशन ढूंढना है। इन दोनों में एलोकेशन नहीं था इसलिए पॉजिटिव एक्स को नहीं लिया। नेगेटिव एक्स वाले एलोकेशन को ढूंढो और उसमें जो सबसे मिनिमम होगा वो एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट, नेगेटिव एक्स वाले के एलोकेशन एलिमेंट ढूंढो। नेगेटिव एक्स वाले के, नेगेटिव एफ वाले में से जो सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा, जो सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा, जो सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा वो हमारी एफ की वैल्यू होगी। वो हमारी एस की वैल्यू मानी जाएगी। तो हमारी एस की वैल्यू बताओ क्या है? तो एक्स की वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा किसका? सर जहां माइनस एक्स है, माइनस एक्स इधर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो एलोकेशन है तो वो लिया जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में दो एलोकेशन थे ही नहीं, ये 300 इधर नहीं था इसलिए इसको नहीं लिया। और हमेशा आपको माइनस एक्स वाले एलोकेशन लेना है। क्यों? क्योंकि हमेशा वहीं दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा पॉजिटिव में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कभी नहीं दिखेगा पॉजिटिव में। अगर आपका पॉजिटिव में दिख रहा है तो आपने गलत करा हुआ है, कभी नहीं दिखेगा आपको पॉजिटिव में। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर 3 होंगे तो दिख सकता है, 2 में कभी नहीं दिखेगा। तो आप हमेशा वो देखे चलो अपोजिट आइटम माइनस में है। ध्यान देना, ये 200 ये 100। ठीक है, इन दोनों में मिनिमम ढूंढना है। तो मुझे बताओ 100 और 200 में मिनिमम क्या होगा? सर जो मेरी 200 मिनिमम होगा 100, तो 100 मेरे लिए क्या होगी? एक्स की वैल्यू मानी जाएगी। अब फोर्थ में हमें क्या करना है? सर कितना बड़ा है? सर बहुत बड़ा है, अभी रुक जाओ, अभी अगर डेल्टा आई जाए आगे ना फिर दोबारा सारा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। डेल्टा आई जाए अगर नेगेटिव आया ना फिर करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, ध्यान दे लो। अब जब आपके मिनिमम 100 की वैल्यू निकल गई तो जहां इस सेल में पॉजिटिव एक्स है, जिस सेल में पॉजिटिव एक्स है उस सेल में, उस सेल के एलोकेशन में, जिस सेल में पॉजिटिव एक्स है उस सेल में एलोकेशन में, उस सेल के एलोकेशन में 100 ऐड कर दो। और जिस सेल में नेगेटिव एक्स है, सेल मतलब बॉक्स, जिस सेल में नेगेटिव एक्स है उस सेल के एलोकेशन में, उस सेल के एलोकेशन में जो पहले से एलोकेशन दे रखा है ना, एलोकेशन में 100 माइनस कर दो। मैं सभी चीज आपको जानबूझ कर लिखवा रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगली क्लास जब होगी ना तो मुझे बाकी 2 मेथड के भी यही प्रोसेस सिखाना है आपको, तब देखना कितनी जल्दी से हो जाएगा ये। और एक ही क्लास में दोनों हो जाएगा। आज एक क्लास में 1 घंटा भी नहीं लग रहा है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, ये अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? देखो ये 100 जो दे रखा है, ये 100 जो दे रखा है, जहां प्लस एक्स है वहां तो 100 एलोकेट कर दो और जहां माइनस एक्स है वहां 100 डिडक्ट कर दो। जैसे 300 था, इसमें 100 क्या करेंगे? प्लस एक्स है ना तो इसमें 100 एलोकेट कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहां 200 था, क्या करेंगे? 100 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? न्यू मॉडिफाइड सोल्यूशन बनेगा और इस 200 में से आप 100 एलोकेशन करेंगे। इसका मतलब अभी बताता हूं। तो इन चारों को छोड़कर बाकी को फिल करो। देखो मैं दोबारा बनाते हैं। मॉडिफाइड फिशिबल सोल्यूशन बना रहे हैं हम। लिखेंगे द मॉडिफाइड, मॉडिफाइड ना लिख के इंप्रूव लिखो। द इंप्रूव
feasible solution given in the below table, given in the below table, नीचे दी गई टेबल में आपको दिखेगा ये ए बी सी डी। अच्छा, ये क्या था मेरे पे, ए बी सी डी 1 2 3। अच्छा, डाल देंगे एलिमेंट, बताओ क्या क्या है। पहले तो एलिमेंट डाल दो आप, 3 4 2 1, 3 4, नीचे नीचे लिखे थोड़ा, 3 4 2 1। ठीक है, एलोकेशन मत डालना अभी, 3 4 2 1, 5 7 4 3, 5 7 4 3 और 9 10 8 10, 9 10 8 10। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद आप एलोकेशन वहां डालेंगे इस बॉक्स को छोड़कर, ये वाला बॉक्स को छोड़कर बाकी एलोकेशन कर दो, 250 50 300। ये आ जाएगा 250 250 50 300। अब जरा ध्यान देना, ये 4 में था एलोकेशन, 1 2 3 में था। अब देखो क्या करना है हमें, मॉडिफाई सॉल्यूशन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 100, जो इन दोनों का मिनिमम था। अब जो 100 आई उसमें क्या करेंगे, जहां पॉजिटिव एक्स है वहां एलोकेशन दे देंगे 100 का। मतलब अब फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट डी को 100 यूनिट भेजेगी, पहले नहीं भेज रही थी अब भेजेगी, इससे क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी। यही तो होता है मॉडिफाइड सॉल्यूशन। और जो फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट सी को 100 यूनिट भेज रही थी, अब 100 माइनस करेंगे तो अब ये कुछ यूनिट भेजेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहां से 100 माइनस करो और यहां पर 100 एलोकेट करो। तो मुझे अब यहां पर हटाना है और यहां एलोकेट कर देना है नया मॉडिफाई में। इसका मतलब ये हुआ, पहले फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट सी को 100 यूनिट एलोकेट करी थी, जो 4 रुपए पर यूनिट पे कॉस्ट आ रही थी। अब डिपार्टमेंट 2 फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट सी को 100 यूनिट एलोकेट करेगी तो 3 रुपए, मतलब 100 रुपए इधर बता दिए हमने। आ रहा समझ में किस तरीके से करना है। और इधर क्या है, इधर एक्स, इधर 300 है तो पॉजिटिव ऐड करेंगे 100 और इधर 200 है तो माइनस करेंगे। तो यहां पर आपके पास 300 था पहले, 100 ऐड कर दे क्योंकि पॉजिटिव आइटम है तो 400 हो गया, और यहां 200 था तो यहां पर हमने क्या करा, सर 100 माइनस कर दे तो 100 बच गया। पहले क्या हो रहा था, जो फैक्ट्री 3 थी, तीसरी फैक्ट्री क्या करती, डिपार्टमेंट सी को सिर्फ 300 यूनिट भेजी थी, तो 300 यूनिट भेजी थी। पहले क्या हो रहा था, 8 रुपए के हिसाब से 300 यूनिट भेजी थी, 8 दिया 2400 रुपए खर्च करे थे। और फैक्ट्री 3 डिपार्टमेंट डी को 200 यूनिट भेजी थी, तो 200 इंटू 10 कितना आ रहा था, 2000 हो रहा था। ये पहला खर्चा था। अच्छा, और फैक्ट्री 2, ध्यान देना, फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट सी को भी भेजी थी 100 यूनिट, तो 100 इंटू 4, तो 400 रुपए का खर्चा यहां था। तो टोटल खर्चा हो गया 2400 प्लस 2000 और प्लस 400, तो 4800 का खर्चा हो रहा था पहले वाले टर्म में, जो पहला मेरा सॉल्यूशन था, जिसमें फैक्ट्री 2 डिपार्टमेंट सी को 100 यूनिट भेजी थी, तो हर एक यूनिट पे 4 रुपए लग रहे थे, तो 400 रुपए लग गए थे। ठीक है, फिर फैक्ट्री 3 डिपार्टमेंट सी को 300 भेजी थी, तो 3 अठे 2400 लग रहे थे। और फैक्ट्री 3 डिपार्टमेंट डी को 200 भेजी थी, 200 के हिसाब से 2000 लग गए। अब अगर मैं मॉडिफाई की बात करूं तो मॉडिफाई में चेंज क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो फैक्ट्री सी को भेजा जाता फैक्ट्री 2 द्वारा, उसको मत भेजो, उसकी जगह पर अब डी को भेजो। जब आप डी को भेजोगे तो 100 यूनिट इंटू 3 के हिसाब से 300 रुपए खर्च होंगे, भेजा। और जो फैक्ट्री 3 जब डिपार्टमेंट सी को 300 भेजी, 100 और ऐड कर दो वहां पर, और डिपार्टमेंट डी वाले में 100 माइनस कर दो। यही तो हमने मॉडिफाई सॉल्यूशन निकाला, कैसे करा, प्लस माइनस करके। ठीक है, तो यहां 400, तो 400 इंटू 8 यह आ गया 3200, और यहां पर 100 इंटू 10 यह आ गया 1000। अब आप चेक करोगे तो हमने जो मॉडिफाई बनाया उसमें चेंज क्या आया, उसमें चेंज आया पहले 300 प्लस 3200 और प्लस 1000, तो 4500। आप देख रहे हो, अब अगर आप चेक, इसको साइड में लिख लेना, आप चेक कर रहे हो तो यहां पर क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, हुई नहीं हुई रिड्यूस, कॉस्ट यहां पर रिड्यूस हो गई। और अगर जो कॉस्ट रिड्यूस हुई है, अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये जो कॉस्ट रिड्यूस हुई है मिनिमम है। अब मैं पहले चेक करूंगा ऑप्टिमिलिटी टेस्ट देकर, ये मेरा स्टेप 4 खत्म हुआ। स्टेप 4 खत्म करने के बाद फिर आप स्टेप नंबर 2 पे जाए और वहां पर फिर दोबारा इसका ऑप्टिमिलिटी चेक करें। अगर डेल्टा आईजे के सारे एलिमेंट नॉन नेगेटिव आते हैं तो ये जो एलिमेंट, ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल बेस्ट है, इससे कम कॉस्ट नहीं हो सकती। अभी मैं चेक करूंगा, अभी नहीं बोलूंगा कि ये कॉस्ट कम है, पर मुझे दिख गई कि पहले के हिसाब से अब मेरी कॉस्ट कम आ रही है और मैंने और कॉस्ट
कम कर दी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया किस तरीके से वर्क करना है काम आपको? ठीक है सर, तो यहां पर हमें समझ में आ गया सर, पहले एक्स देना है, उस एलिमेंट में देना है जहां पर मोस्ट नेगेटिव आइटम है, वहां से चलना है, और जहां पर वापसी ऐसे जगह चलना है, सेल में चलना है, और वापसी घूम के वहीं आना है। प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स करना है, और माइनस एक्स वाले दो एलिमेंट के अंदर जो मिनिमम होगा उसमें हमें एलोकेशन में डालना है। तो 100 आया था मिनिमम, तो 100 यहां नेगेटिव क्योंकि माइनस है, 100 पॉजिटिव यहां एलोकेट कर देंगे, यहां पॉजिटिव है तो 400 डाल देंगे, यहां नेगेटिव है तो 100 माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एलोकेशन करा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा चेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक बार यहां पर बस ये लिख देना, ये प्लस एक्स वाला था, ये माइनस एक्स वाला था, ये प्लस एक्स वाला था, और ये माइनस एक्स वाला, इसलिए वहां पर घट गए। माइनस वाले में खत्म हो गया 100 और प्लस वाले में ऐड हो गया 100। ठीक, अब इसके बाद मुझे दोबारा क्या करना है दोस्तों, फिर दोबारा मुझे निकालना है u1, u1, u2 और u3। क्यों निकालूंगा, क्योंकि सर मुझे ये मैं हटा रहा हूं यहां से, आपने लिख लिया होगा साइड में कहीं पर लिख लेना, पक्का लिख लेना, क्योंकि यही लॉजिक होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। ये मेरा v1 हो जाएगा, v2 हो जाएगा, v3 और v4। दोस्तों अब क्या करेंगे, तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, रीजन बिंग, अब मेरी बात सुनना, क्यों नहीं सॉल्व कर रहा मैं, देखो सॉल्व करोगे इसको आगे और फर्दर सॉल्व करोगे, ये होना होता रहेगा सॉल्व, इसमें कभी हमें डालता पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये सर क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन है, मैंने पिछली क्लास में ऐसे ही बना दिया था पिछली क्लास समझाने के लिए, और पिछला क्वेश्चन ही मैंने आज उठा लिया। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि मेरे को लॉजिक देना था, और जैसे जैसे मैं आगे देख रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं आगे सॉल्व हो पाएगा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को यही छोड़ रहा हूं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरीके से काम करेंगे। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं फर्दर क्वेश्चन से लेकर आऊंगा जो बुक के होंगे, और वो जो बुक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा फर्दर फिर दोबारा ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसी तरीके के टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप इजिली कनेक्ट कर पाओ कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं ये। ठीक है, मैं आगे इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा, इसको फर्दर सॉल्व मत करिए आप, क्योंकि ये बनाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने ऐसे ही बना दिया था ये क्वेश्चन, सिर्फ आगे आपको सिर्फ पिछली वाली क्लास समझाने के लिए। अगर आप आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हो, मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन आगे आपका बन पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो कृपया करके इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। हाँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर चुका, जब भी ऐसा केस रहेगा तो आपके पास फिर दोबारा आपके पास क्या रहेगा, यहां तक आपके समझ में आया, और यही प्रोसेस अब रिपीट होता चले जाएगा, और जब तक रिपोर्ट होता है जब तक आपके पास डेल्टा आई जाए, आपके पास पॉजिटिव ना आ जाए। और इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा ना तो आगे 1 घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा मुझे, और ये डेल्टा नेगेटिव आता रहेगा इसका। क्योंकि दोस्तों बनाए हुए क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ भी मैंने ले लिया, 3 4 2 1, ये जो एलिमेंट थे मैंने कुछ भी ले लिए थे। ये एलिमेंट भी एक तरीके से लिए जाते हैं कि यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट 3 से फैक्ट्री 3 से ए में 9 पे भेजा है, तो आपने इतनी ज्यादा कॉस्ट कैसे आ रही है 1 यूनिट पर, तो मैंने एवी ले लिया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, सिर्फ मुझे बेसिक समझाना था आपको, कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने एवी ले लिया था। अब मैंने क्या करा, आप वही क्वेश्चन आज की क्लास में फिर उठा लिया, तो इसलिए फर्दर इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका, इससे ज्यादा का कॉन्सेप्ट है नहीं। डेल्टा आईजे निकालना सिखा दिया मैंने आपको, एक्स प्लॉट करना सिखा दिया आपको। फर्दर जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको देखना पूरा क्वेश्चन खत्म कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या है एक्चुअल में डाटा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको स्टेप्स तो लिखने हैं, वो स्टेप्स पहले लिखोगे, तो आगे स्टेप देखेंगे। आगे स्टेप क्या है, स्टेप्स, डिटेल स्टेप टू बी फॉलो फॉर ट्रांसपोर्टेशन को, डिटेल स्टेप देखना, डिटेल स्टेप। आप भी इसको आगे सोल्व ना करें, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आगे सोल्व करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपका आंसर आ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बनाए हुए क्वेश्चन है, बनाए हुए इन द सेंस कि मैंने ऐसे ही ले लिया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि एलिमेंट ये करके, मैंने ऐसे ही ले लिया और ऐसे करके मैंने आपको पिछली क्लास समझाई। हाँ, जो पिछली क्लास थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, उस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट थी, पर हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, डिटेल स्टेप टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिटेल स्टेप टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिटेल स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको मैंने सिखाया, स्टेप नंबर 1 आप प्रीवियस क्लास से देखेंगे, और क्या क्या देखना मैं आपको बताता हूं। प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास में क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप लिखोगे ऑब्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन करने का समझ में आया तरीका, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा उसको लेकर, इसलिए समझ में आया क्योंकि वो
बनाया हुए क्वेश्चन है, आगे सॉल्व बहुत मुश्किल है, हो पाए न हो पाए पता भी नहीं है, होगा नहीं होगा। सॉल्व करता जाऊंगा, डेल्टा बिल्कुल नेगेटिव आता रहेगा। मेरे को यहाँ पर अंदाजा हो गया था, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि मुझे पूरा कराना था, इतने सारे नेगेटिव नहीं आते, ठीक है, एक या दो नेगेटिव आते हैं, इतने सारे नहीं आते, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते हैं। बट कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा पर्पस था सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ गया, जब तक आपका डेल्टा नेगेटिव आ रहा है तब तक आप क्या करेंगे दोस्तों, उसमें और इंप्रूव करते जाएंगे। जैसे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और जो मान लो इस डेल्टा में मेरा पॉजिटिव आ जाता, तो यही आपके पास क्या बन जाती, कॉस्ट बन जाती। यही आपके पास क्या बन जाती दोस्तों, इसकी कॉस्ट बन जाती, जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना, इसी को कॉस्ट निकाल दे तो वही आपका मिनिमम होता है ना। अगर मान लो डेल्टा आपका पॉजिटिव आ जाता तो यही आपकी कॉस्ट मानी जाती। क्लियर है, ठीक। डिटेल स्टेप्स हमें क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। यहां लिखेंगे मेथड नंबर 1, उसका नाम लीस्ट कॉस्ट मेथड, उसके पॉइंट डालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपने आप से बना लेना। सबसे पहले क्या करना है, ये इसको आपको सॉल्व करना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, मैथ इधर उधर ढूंढते रहोगे। मेथड नंबर 2 नॉर्थन वेस्ट कॉर्नर रूल, ये आपको सॉल्व करना है। इसको आपको लिखना है कि पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है, दूसरा यहां से स्टार्ट करना है। मेथड नंबर 3 आपके पास है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, VAI, इसमें मैंने लिखवाया था 1 2, ये मैंने लिखवाया था आपको, ये दो तो मैंने लिखवाए नहीं थे। इसका मैंने मतलब बताया था, वो मतलब यहां पर लिख देना। इसका मैंने मतलब बताया था, वो मतलब आप यहां पर लिख देना। ये मैंने इसके स्टेप बताए थे, मैं आपको पिछली क्लास में दिखाता हूं, ये स्टेप मैंने लिखवाए थे आपको। ये रहा मेथड नंबर जो मैंने अभी लिखा ना 3, जिसमें मैंने कहा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, उसके अंदर आप लिखोगे उसका पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये लिखने के बाद चौथा ये, 4 पॉइंट लिखोगे यहां पर। एक दो तीन चार, चारों पॉइंट लिखेंगे यहां पर, ठीक है। ये डिटेल स्टेप है जो कि आपको लिखने हैं, और ये फोटो मुझे भेज देना, नहीं लिखोगे आपका वो है, मेरी कोई नहीं है, मत लिखो मेरी तरफ से, ढूंढते रहना, फिर एक ही बार की मेहनत है, एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा किस तरीके से काम करते हैं, लिख लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 1 ही है अभी। स्टेप नंबर 1 के अंदर जब ये मेथड निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वो निकालते हैं, ठीक है। दिखाता हूं मैं आपको क्या लिखा था मैं, ये निकालेंगे सबसे पहले। ये आप लिख देना कि हेयर नंबर ऑफ रो आपके पास एम डिनोट होगा, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास एन डिनोट होगा, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इसके बराबर आना चाहिए। इसके बाद स्टेप नंबर 2 चालू होगा, और जब स्टेप नंबर 2 चालू होगा तो यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो आपके पास ये स्टेप नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 2 से पहले होगा। चलो लिख लेना, स्टेप नंबर 2 में ही लिख लेना इसको। देखो पहले आप ये लिखना, यहां से लेके यहां तक का, और ये भी लिखना। स्टेप नंबर 1 के जस्ट नीचे लिखना नंबर ऑफ रो बराबर m बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को n बोलेंगे, एलोकेटेड सेल बराबर होगा m प्लस n माइनस 1 के बराबर। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे यहां जाना, और उसके बाद ये पूरा पूरा लिखना। इसको लिखने के बाद ये लिखना स्टेप नंबर 2 के अंदर, टू फाइंड दूसरे पॉइंट देकर, ठीक है। मान लो स्टेप नंबर 2 का ये पहला पॉइंट दे दिया आपने, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट देकर आप ये लिखना कि ये निकालना है ऑक्यूपाइड सेल के लिए। फिर थर्ड पॉइंट देकर आप ये लिखना, किसी भी चीज को यू मानेंगे, और फिर अनऑक्यूपाइड के लिए हम ये निकालेंगे। स्टेप नंबर 2 खत्म यहां पर, ठीक है। पहला स्टेप नंबर 2 में पहला पॉइंट क्या देना है, स्टेप नंबर 2 से पहले तो ये लिख देना आप यहां पर, यहां पर लिख देना। मान लो ये आपका पहला पॉइंट है इसका, स्टेप नंबर 1 का। दूसरा पॉइंट दे देना आप हेयर नंबर ऑफ रो को हम m से नोट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम को हम n से नोट करेंगे, एलोकेटेड सेल बराबर होने चाहिए m प्लस n माइनस 1 के, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो फिर वो तीसरा पॉइंट लिख देना, अगर बराबर नहीं है तो वो तीसरा पॉइंट, इफ दे आर नॉट इक्वल देन डीजेनरेट करना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो नॉन डीजेनरेट करना पड़ेगा, है ना, वो तीसरा पॉइंट।
फिर चौथा पॉइंट क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट आपको ये लिख देना, ये लिख दोगे तीसरा पॉइंट, इसको स्टेप नंबर 2 ना देकर तीसरा पॉइंट दे देना स्टेप नंबर 1 का। तीसरा पॉइंट लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 पे आना, ये लिखना स्टेप नंबर 2 का पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 2 का दूसरा पॉइंट, ठीक है, लिख लोगे पक्का। फिर स्टेप नंबर 3 पे आना, ये लिखना, स्टेप नंबर 4 पे आना, फिर ये लिखना 1, ये तो मैंने लिखवा दिया, 2, 3 और 4, ऐसा तब तक कर जाएंगे तब तक, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना, माइनस करना है पॉजिटिव करना है। ये लिखने के बाद फिर आपके डिटेल स्टेप खत्म होंगे दोस्तों। ये इस तरीके से काम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। और अगर डेल्टा आई जे पॉजिटिव आ जाते हैं, सारे के सारे नॉन नेगेटिव आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं मतलब, तो हम जो फिजिबल सोल्यूशन था उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देंगे। मान लो इन केस में ये पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव आया था, इधर ही पॉजिटिव आ गया था, तो अभी केस के अंदर ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बन जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो बस बात खत्म, इतना ही करना था। इसको मैं आगे क्यों नहीं करवा, समझ में आ गया ना आपको। मैं आगे करवा तो दूं दोस्तों, इसका मुझे पता नहीं है कि इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद का बनाया क्वेश्चन है। पहले मैंने सॉल्व नहीं करा इसको, मैंने आपके साथ ही बनाया था और आपके साथ ही सॉल्व कराया, फर्दर इसको आगे मैं नहीं चला रहा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं इसका आंसर आएगा, क्योंकि तरीके बनते हैं, क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। मैंने अभी बना दिया था, ठीक है। मैंने ये सोच कर बनाया था कि पिछली क्लास को आपको अच्छे समझाऊंगा, पिछली क्लास में कोई तरीका नहीं चाहिए, आगे क्लास के लिए ढूंढना था, तो आज की क्लास में मुझे नया क्वेश्चन उठाना था। पर मैंने कोई बात नहीं, कौन से समझ में आना चाहिए, डिटेल स्टेप आपको मैंने समझा दिए। अगली क्लास में देखो फिर दोबारा एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कराऊंगा आपको सारा काम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और ये सारे स्टेप दोबारा सीखेंगे एक बार और खत्म करेंगे उस क्वेश्चन को, पूरे स्टेप दोबारा सीखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको होमवर्क में, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना, कोशिश करना, ट्राई करना कि आपको आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, देख रहा क्वेश्चन आप होमवर्क में करना और देखना, आपके पास 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, फिजिबल इंप्रूव करके 2 बार निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करोगे फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। मान लो यहाँ पर आपके पास फैक्ट्रीज है, मतलब ये आपके पास सोर्सेज है जहां से आपके गुड्स जाएगा। कृपया करके ट्राई करिएगा, जितना आप अपने आप से करोगे उतना ही आपको आएगा, ये बात ध्यान दे लो। ये मेरे पे है आपके पास 1, 2, 3, 4, ये आपके पास है 1, 1, 2, तो यहाँ मेरा हो गया ए, इनफैक्ट सोर्स फैक्ट्री होगी 1, 2, 3, ये ए बी सी डी। बैलेंस प्रॉब्लम का ही दूंगा, अनबैलेंस का मैंने सिखाया नहीं तो कैसे दूंगा, सप्लाई और ये डिमांड। तो ये मेरी डिमांड होगी 200 पहले में, फिर 300, फिर 350 और फिर 150। सप्लाई मेरे पे हो गया 250, 350 और आपके पास 400। देखना टोटल करना, 250, 350 और 400, ये आ गया 1000। जो आपकी डिमांड आई वो 1000 आ रही है दोनों की, 200, 300, 500 और 350, 500, 1000 आ गई। इसके अंदर लिख लीजिएगा आप 3, 1, 7, 4 और यहां लिख लेंगे 2, 6, 5, 9, 2, 6, 5, 9 लिख लो, 8, 3, 3, 2। और ये आपको क्वेश्चन है होमवर्क में, आप इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करके दिखाइए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आपको करना है। मैं पहले तो होमवर्क में कल अगली क्लास में आकर पहले यही कराऊंगा, जो भी मैंने स्टेप का आदत शुरू आ उसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट को समझ आ गया, वो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बैलेंस प्रॉब्लम से ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर हम इसको करेंगे लीस्ट कॉस्ट से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से। फिर हम इसको अगली क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, और फिर हमारी बैलेंस प्रॉब्लम खत्म होगी। अभी तो स्टेडिमेटिक क्वेश्चन ही नहीं लिया दोस्तों, अभी तो बैलेंस प्रॉब्लम खत्म होगा। फिर अनबैलेंस का कौन सा समझाऊंगा, फिर अनबैलेंस में पहले फीसिबल सोल्यूशन निकालूंगा तीनों का, फिर ये समझाऊंगा स्टेप नंबर 2 से ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना, और फिर जाकर चालू होंगे। मतलब इस तरीके से प्रोसेस है। बेस को आपका अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया, अब जब आप स्टडी मैट में जाओगे तो पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अभी आपको ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करना है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन होमवर्क में। अगली क्लास में आकर मैं आपको ये वाला करूंगा और ये वाला 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सेम 2 क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम मिला तो ये करा दूंगा, ये तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का आपका ये होमवर्क है, 100% सोल्व हो जाएगा पक्का। ये क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन उसका है, स्टडी मैट का है, ठीक है। चलो तो 100% सोल्व हो जाएगा, ठीक।
आपके पास ये बात ध्यान देना, इसमें ना आपको 2 बार करना पड़ेगा। इसमें आपका पहला बार डेल्टा आईजे करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, फिर आप उसको इंप्रूव करोगे, इंप्रूव करने का फिर डेल्टा आईजे करोगे, फिर नेगेटिव आएगा। 2 बार करना पड़ेगा, दूसरी बार में तीसरी बार पर आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।